हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और आज जो है हम 4 अगस्त का 2023 का करंट अफेयर लेकर हाजिर हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसे फिलहाल में कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इसमें आपको ढीला नहीं होना है, तैयारी करते रहना है। शांति पर्व जो है या शांति का जब मौका है, जब कोई एग्ज़ाम नहीं है, जब कोई लड़ाई या संघर्ष अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको और अच्छे से तैयारी जारी रखना है। और इसी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि 6 अगस्त से हमारी एक फ्री टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जो कि हम अपने ऐप में चालू करेंगे। तो आप हमारा ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड करें। और 6 अगस्त से एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, हर माह के पहले रविवार को प्री तक के एक फ्री टेस्ट सीरीज होगी जीएस की। तो उसे जाकर आप अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी और मजबूत करिए। तो चलिए फिर अपनी संघर्ष को जारी रखना है, कमज़ोर नहीं होना है और प्री के लिए रेडी रहना है। जब भी अप्रिय जो भी एग्जाम आए, आपको जो है तैयारी करते रहना है, संघर्ष के लिए हमेशा रेडी रहना है। तो चलिए चालू करते हैं आज 4 अगस्त 2023 का करंट अफेयर। तो क्या है पहली बात, तो पहला जो दिखा आज न्यूज़पेपर में, वर्तमान में भारत का कैबिनेट सचिव कौन है? तो जी राजीव गौबा जी जो है वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं भारत के। तो कैबिनेट सचिव क्या पद होता है और क्यों आज ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं? तो कैबिनेट सचिव जो है भारत का अगर कार्यपालिका या अधिकारियों के वर्ग का अगर मैं कहूं तो सबसे ऊंचा पद होता है। और भारत सरकार का ये सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और सिविल सेवा मंडल का पदेन प्रमुख होता है। जो सिविल सेवा मंडल है उसका ये बाय डिफॉल्ट एक्स ऑफिशियो जो है चेयरमैन होगा। तो ये 2 पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये पद का गठन जो है वर्ष 1950 से हुआ था और इनका कार्यकाल अधिकतम 4 वर्ष का होता है। पहले NR पिल्लई जी जो थे, ये भारत के पहले कैबिनेट सचिव हुए थे। वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं ये हैं राजीव गौबा जी। तो इनके बारे में ध्यान रखना। अभी जो बात हो रही है कि इनका जो कार्यकाल है, इनके ऑफिस में जो इनका कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष और के लिए। तो 30 अगस्त 2024 तक के जो है ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये आज न्यूज में आया था, तो ध्यान रखेंगे। अभी वैकेंसीज का कई सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उसमें जो है एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स जो हैं उनका एक्सटेंशन कर दिया जा रहा है कई। तो आपको इसलिए पूछा जा सकता है कभी, तो ये ध्यान रखेंगे। राजीव गौबा जी जो हैं हमारे कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव ही प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ और कुछ चीजें 2019 में जो में राजीव गौबा को भारत के कैबिनेट सचिव का पद दिया गया था। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने में जो ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें प्रमुख योगदान इन्हीं का था। तो ये कुछ खास पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल, इस मॉनसून सत्र में जो है सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है। अभी तक ये इसके सारे प्रोविजंस अभी आए नहीं है, लेकिन एक प्रोविजन जो अभी आज के न्यूज़पेपर में आया था उसमें था कि अगर आपका किसी कंपनी के द्वारा अगर आपके भारत के नागरिक का डेटा अगर चुराया जाता है या कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसको जुर्माना 250 करोड़ रुपए लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी और अनिवार्य हो गया है आज की स्थिति में, जब से हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, एआई का विकास हुआ है। तो इससे डेटा प्रोटेक्शन, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोल चुकी है कि राइट टू प्राइवेसी ये एक मौलिक अधिकार है। तो आपके जो निजी डेटा है ये पब्लिक ना हो। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो बिल लेके आ रही है इसके तहत जो है जो भी कंपनी है, जो भी सोशल मीडिया कंपनी है, कोई भी और बड़ी कंपनी है, अगर वो भारत में उसका मुख्यालय नहीं है तो उसको यहाँ पर भी सर्वर बनाना पड़ेगा जहाँ पे भारतीयों का डेटा स्टोर्ड होगा। तो ये इस वजह से डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जा रहा है। और डेटा क्या है, एक नॉर्मल सा डेटा, एक नॉर्मल सा कह सकते हैं कि
इंफॉर्मेशन है, खाली इंफॉर्मेशन भी नहीं है, डेटा से ही इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, नॉलेज निकाला जाता है। तो डेटा एक रॉ मटेरियल है, उसको छान करके उससे कच्चा माल कहा जा सकता है, उसको छान करके उसमें से इंफॉर्मेशन और नॉलेज निकाला जाता है। तो डेटा आज की डेट में बहुत अनिवार्य और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज हो चुकी है हर किसी के लिए। चाहे वो आप देखेंगे अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो हर पार्टी जो है मतदाताओं का डेटा इकट्ठा करेगी। आप देखेंगे अगर कॉरपोरेट में भी जैसे कंपनियां काम कर रही हैं तो वो भी क्या है, डेटा देखेंगे किस तरह से कंज्यूमर अफेक्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज में तो डेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में पेश कर दिया गया है। नए बिल में डेटा के नियमों के उल्लंघन और डेटा सुरक्षा में सेंध पर जुर्माना जो है 250 करोड़ कर दिया गया। पहले जो प्रावधान था 500 करोड़ का था। तो ये अभी प्रोविजन से इसके जो है सब डिस्कशन होंगे और उसके बाद जब कानून बनकर आएगा तो हमें वो प्रोविजंस तो डेफिनेटली ध्यान रखने हैं। तो इस वजह से ये जो बिल आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी कंपनियां भारतीय डेटा साझा करने के लिए ब्लैक और व्हाइट लिस्ट भी होगी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। आगे देखेंगे भारत ने अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान का काम क्या, इनका नाम क्या रखा है ना, ये नाम है। तो भाई जैसे आपको पता है कि स्पेस में जिस तरह की एक होड़ लगी हुई है, वैसे ही एक होड़ आपकी समुद्र के लिए भी है। समुद्र जो है एक संसाधनों का, रिसोर्सेस का एक बहुत बड़ा भंडार है। वहाँ एक तो पानी ऑलरेडी है, पानी के अलावा आप देखेंगे तो फिशेज हैं, फिशरीज का एक अलग मार्केट है अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारे मूल्यवान खनिज जो कि हमको पृथ्वी की सतह पर नहीं मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमको कहाँ मिल सकते हैं, तो आपके समुद्र में। और इसके अलावा ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसे बहुत सारे जो है रिसोर्सेज, संसाधन कहाँ पर है, समुद्र में है। तो भारत भी जो है अब समुद्र में या अपने महासागर मिशन इसीलिए लेकर आ रहा है कि एक तरह से वो ब्लू इकोनॉमी को क्या कर सके, उसका पोटेंशियल जान सके और अपनी मौजूदगी वहां भी दिखा सके। तो भारत ने जो है मत्स्य 6000 नाम से जो है अपना एक समुद्रयान या फिर सबमरीन बनाया है, जो कि 6000 किस वजह से, 6000 मीटर की डेप्थ तक ये जा सकता है और वहां जाकर रिसर्च कर सकता है। तो अब ये सबमरीन की बात चल रही है तो पहले इसका देख लेते हैं, फिर एक और चीज पर डिस्कशन करेंगे। महासागर मिशन समुद्रयान। तो भारत ने अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त सबमरीन को गहरे समुद्र में भेजने जा रहा है। मत्स्य 6000 नामक सबमरीन बनकर तैयार है। डीप सी ओशन है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत मिशन जो है ये डीप ओशन मिशन जो है 2021 में मिशन जो है चालू किया गया था। और कौन से मंत्रालय से, तो अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ब्लू इकोनॉमी या फिर नीली अर्थव्यवस्था, तो इसे मरीन, तटीय इकोनॉमी या फिर महासागरीय अर्थव्यवस्था के नामों से भी जाना जाता है। तो अभी मैंने जब बताया था वही चीज है। तो समुद्री संसाधन जो उपलब्ध हैं उसको जो है संसाधनों के उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति को रेखांकित करता है। तो जितनी सारी रिसोर्सेस हैं तो उसके यूटिलाइजेशन या उसका उपभोग कैसे किया जा सके, उसी से संबंधित है ब्लू इकोनॉमी। आगे देखते हैं और क्या है। इस इकोनॉमी से अगर देखा जाए तो देश का जीडीपी का 4% जुड़ा हुआ है। तो फिशिंग ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसका, जीडीपी में। फिर आते हैं हम मत्स्य 6000 जो है ये लगभग 2.1 मीटर व्यास या डायमीटर का टाइटेनियम से बना एक गोलाकार पनडुब्बी है, सबमरीन है, जिसे किसने बनाया है, तो चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे नाम, चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। हाल फिलहाल में इससे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। अब बात हो रही थी सबमरीन की, तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। इस तरह की जो छोटी पनडुब्बी, इसमें हार्डली 3 लोग बैठ सकते हैं और रिसर्च का काम किया जा सकता है। वैसी ही एक पनडुब्बी थी जो कि अभी
क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे यात्री जो हैं सारे मारे गए। तो टाइटैनिक जो जहाज है उसके मलबे के लिए एक टूरिस्ट या टूरिज्म के तौर पर जो है एक पनडुब्बी चलाई जाती थी। ओशन गेट नाम की एक कंपनी थी, है इनफैक्ट ओशन गेट नाम से। तो ये ओशन गेट नाम का कंपनी का एक पनडुब्बी था टाइटन, ध्यान रखेंगे नाम, टाइटन नाम से एक पनडुब्बी था ओशन गेट कंपनी का, जो कि टाइटैनिक के मलबे के लिए आपको भ्रमण कराने ले जाता था। और पाकिस्तान के कोई मिलियनेयर थे वो भी इसमें यात्रा में गए थे, वो और उनके सुपुत्र और कई लोग थे। और वो जब अपना डाइव किया तो उसमें कुछ 4000 4500 मीटर की डेप्थ में जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उनमें से कोई भी नहीं बचे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में ऐसा कौन सी कंपनी का कौन सा पनडुब्बी था, तो ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्या है। और देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? अभी चल रही है देवधर ट्रॉफी, आज शायद रिजल्ट आ गया होगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, इसमें देखेंगे किसके नाम से रखी गई है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट के नाम से मशहूर प्रोफेसर DV देवधर ने इस ट्रॉफी की शुरुआत की थी और इन्हीं के नाम से है। और ये भारत का एक घरेलू टूर्नामेंट है। तो स्पेशली आप जब स्पोर्ट्स वाला सेक्शन तैयार करें अपनी पूरी होल तैयारी में, तो फुटबॉल अगर देख रहे हैं तो उसमें इंडियन कितने टाइप की स्पोर्ट्स होते हैं, कब कब होते हैं, वो जरूर देख लें। या क्रिकेट देख रहे हैं तो कितने सारी जो घरेलू श्रृंखला होती हैं, बाहरी श्रृंखला होती हैं, जैसे रणजी हो गई, देवधर ट्रॉफी हो गई, या इसके अलावा और कोई जो भी ट्रॉफी हो रही वो आप इसका नोट करके रखेंगे। इसे लिस्ट ए क्रिकेट में गिना जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष BCCI कराता है और ये कब से चालू हुई है? तो 1973-74 से प्रारंभ हुई है। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट गेम। टूर डे LN क्या है? तो ये आज के पेपर में आया था। ये एक साइकिल रेस है ना? तो साइकिल रेस है और पुरुषों की साइकिल रेस है। नाम से समझ में आ रहा है कहाँ की होगी, तो फ्रांस की होगी। हाँ बिल्कुल फ्रांस की है ये। और ये एक साइकिल स्टेज रेस है, पुरुषों की है। ये 31 से 2 अगस्त के बीच में फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। और यह स्टेज किसने जीती है सारी? तो इक्वाडोर के एक 25 साल के साइकिलिस्ट जेफरसन अलेक्जेंडर सिपेडा ने जो है ये जीती है, जिन्हें पॉकेट रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। 410 किलोमीटर की रेस है, 3 दिनों तक चलती है और 3 स्टेज में होती है। ठीक है, अभी तक के 35वां सीजन था ये। 19 बार जो है फ्रांसीसी साइकिलिस्ट ही जो है ये रेस जीते हैं, इसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक, आगे भारत में कुल कितने IIM हैं? ये इसलिए अभी इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि अभी सरकार ने 2017 में कानून लाकर IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारत के जो है बड़े ही पॉपुलर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका जो है ऑटोनॉमस इनको कर दिया गया था। अभी जो है इसे वापस से सरकार के अधीन लाया जा रहा है। तो इनकी संख्या जो है 20 है, इसे ध्यान रखेंगे भारत में। तो आज की डेट में भारत में कुल 20 IIM है। सन 2017 में जब पहली बार देश के प्रसिद्ध IIM को उनका एक कानून बनाकर पूर्णतः स्वायत्त कर दिया गया था, उनको ऑटोनॉमस बना दिया गया था। लेकिन पिछले सप्ताह संसद में नया बिल आया है जिसके तहत देश के सभी IIMs को जो है वापस से सरकार के अधीन लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए IIM कहाँ है, तो रायपुर में है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। जो भी छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इसको पढ़ते होंगे जरूर से, तो ध्यान रखेंगे IIM छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा एक दो पॉइंट और देख लेंगे इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई, किस वर्ष को हुई, ये सारी चीजें। तो ये कुछ आज के टॉपिक हो गए करंट के, तो इन्हें नोट कर लेंगे। इसके अलावा और कुछ अन्य चीजें मिलती हैं तो उसे अपने करंट की जो भी आप नोटबुक बना रहे हैं उसमें ऐड करते जाइए। और हाँ, जो टेस्ट सीरीज की मैंने बात की 6 अगस्त से चालू होगी, तो इसे ज़रूर से अटेम्प्ट करिए और अपनी तैयारी और मजबूत करिए।
तो चलिए फिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।